स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी कंपटीशन की क्लास है जो सामान्य विज्ञान पे आधारित है। सामान्य विज्ञान जनरल स्टडी का एक टॉपिक है। यूँ कहें कि एक सब्जेक्ट जनरल स्टडी का है जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंतर्गत 3 टॉपिक आते हैं बेसिकली, जो कि भौतिकी होता है जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, रसायन, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिसमें आपका आता है। तो देखिए स्टूडेंट, आज जो मैं क्लास देने वाला हूँ वो बहुत छोटी छोटी पॉइंट को लेके होगी। अगर किसी बच्चे को अगर साइंस का ABCD भी अगर नहीं आता है, वो अगर वीडियो को ध्यान से देखेगा तो मैं ये समझता हूँ कि उसको हर बात समझ आएगी, अगर वो ध्यान से समझता है या समझने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हम ऐसा नहीं कि डेप्थ जाके उसको बिल्कुल फॉर्मुलेट करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। जनरल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विज्ञान है क्या, साइंस है क्या। देखिए, नॉर्मली एक डेफिनेशन होती है। साइंस क्या होता है? सुव्यवस्थित एवं विशिष्ट ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जो विज्ञान की परिभाषा दी गई है, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, विज्ञान जो है, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस हम कहते हैं। साइंस की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा का एक शब्द होता है साइंटिया, जिसका अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान, और टू नो, जानना, किसी भी चीज़ को जानना। तो सीधी सीधी बात है कि विज्ञान का क्या आशय हुआ। विज्ञान कौन सा ज्ञान है? विज्ञान यथार्थ पे आधारित ज्ञान है, सत्यता पे आधारित ज्ञान है। तर्क बिल्कुल सही होने चाहिए, वो प्रामाणिकता देता है। प्रामाणिकता के साथ जो भी ज्ञान दर्शाया जाता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे मैंने डिफाइन करके है साइंस, लैटिन भाषा साइंटिया, और इसका जो अर्थ है वो होता है नॉलेज और टू नो। तो स्टूडेंट, विज्ञान एक इस तरह की धारणा है कि देखिए, प्रकृति की जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से रखने पे जिस ज्ञान को यथार्थ रूप में यानी तर्कपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है उसको ही हम कहते हैं विज्ञान। अब एक रोचक प्रश्न होता है, ज्ञान से विज्ञान। एक प्रश्न बनता है कि ज्ञान से विज्ञान का क्या आशय है। ज्ञान से विज्ञान, तो ज्ञान से विज्ञान क्या होता है? किन्हीं भी प्राकृतिक घटनाओं का एक दूसरे से समन्वय करके जो ज्ञान या जो उनको एक दूसरे से संबद्ध करके व्यवस्थित करके प्राकृतिक घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। और ज्ञान में विज्ञान क्यों इसको कहा गया? क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं तो होती हैं, वो पहले से होती आ रही हैं, बस उनको अपने तर्क के आधार पर व्यवस्थित करने को ही हम कहते हैं विज्ञान। विज्ञान में एक थॉमस हुए हैं जिनकी एक डेफिनेशन है। थॉमस हॉब्स ने एक डेफिनेशन दी है। थॉमस हॉब्स ने डेफिनेशन क्या दी थी साइंस की? उन्होंने कहा, साइंस इज द नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वन फैक्ट अपॉन अनदर। उन्होंने क्या कहा? विज्ञान ज्ञान का एक इस तरीके से सीक्वेंस है, मतलब क्रमबद्ध तरीका है, जो एक दूसरे पे निर्भर करता है, एक दूसरे पे। यानी पहला वाला एक, जिसको मैंने कहा विज्ञान क्या होता है? क्रमबद्ध होता है। एक क्रम में आप अभी जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे आगे पढ़ना, तो आपको लग जाएगा कि क्यों विज्ञान एक क्रमबद्ध होता है। क्योंकि पहले वाले का बाद वाले के साथ कहीं ना कहीं एक रिलेशन बॉन्ड होता है। ये विज्ञान की एक अवधारणा है। तो देखिए स्टूडेंट, प्राकृतिक विज्ञान सामान्य तौर पर बोला जाता है प्राकृतिक विज्ञान।
देखिए प्रकृति ने ही तो सारा विज्ञान दिया है। प्रकृति के नियमों से हटके आज तक कोई भी ऐसा यंत्र या कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है जिन्होंने प्रकृति का सहारा न लिया हो। प्रकृति के आधार पर ही अपनी अपनी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी है। तो देखिए प्रकृति ने, मैं क्यों कह रहा हूँ प्राकृतिक विज्ञान का आशय क्या है। प्राकृतिक विज्ञान का आशय है, आपने देखा होगा कि जब सूर्य उगता है, सनराइज जब होता है, तो जो सूर्य आपको दिखता है या उसकी किरणें जो हमको दिखती हैं वो रेडिश फॉर्म में, लाल लाल रूप में दिखाई देती है। या सूर्य जब सनसेट होता है यानी डूबने वाले टाइम पे भी वो लाल रंग दिखाई देता है। इंद्रधनुष का, हल्की सी बारिश आने पे इंद्रधनुष यानी जो कलर बनता है वो भी कहीं ना कहीं विज्ञान पे आधारित है। जब बादल का कड़कना और बिजली आपने देखा होगा, जब बादल गरजते हैं तो बिजली क्या होती है, कड़कती है। तो वो भी विज्ञान यानी प्राकृतिक विज्ञान पे आधारित है। यानी सीधी सीधी बात यह है कि प्रत्येक घटना जो विज्ञान ने खोजी है या विज्ञान ने उसको व्यवस्थित की है वो प्रकृति के द्वारा मिली है। और प्रकृति के नियमों को सुव्यवस्थित तरीके से जब रखा गया तो हमने उसको कहा प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा जो नियम दिए गए, विज्ञान सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध उसको रखा गया है। देखिए जैसे जैसे विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, धीरे धीरे विज्ञान अलग अलग आयाम तक पहुंचा है, तो वैज्ञानिकों ने विज्ञान को भी कई भागों में विभाजित किया है। अलग अलग भाग विज्ञान के बना दिए गए हैं, जैसे खगोलीय विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, बहुत सारे विज्ञान के भाग बना दिए गए हैं ताकि उसको पढ़ने की दृष्टिकोण से आसानी के साथ अलग अलग क्षेत्र के विज्ञान को हम पढ़ सकें। अब देखते हैं हम विज्ञान को किस तरीके से विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस हमने मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे विज्ञान के भाग हो सकते हैं, पर मूल रूप से जो हम पढ़ते हैं अपनी स्टडी की सुविधा के अनुसार, पहला है खगोल विज्ञान जिसको कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमी, जंतु विज्ञान जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान बॉटनी, भू विज्ञान जियोलॉजी, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री एंड भौतिक विज्ञान फिजिक्स। याद रखिए खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमिकली जो हम खगोलीय पिंडों के आधार पर या पिंडों के बारे में हम स्टडी करते हैं वो एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। जीव जंतुओं के बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं वो आपका जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का पार्ट होता है। और हमारे पेड़ पौधे वनस्पति जिनकी स्टडी हम करते हैं उनको हम बॉटनी यानी बॉटनी जो वनस्पति विज्ञान है उसके अंतर्गत वो आ जाते हैं। भू विज्ञान यानी जियोलॉजी जो आपने देखा होगा पृथ्वी के नीचे या जमीन से या जो हम अर्थ के बारे में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो जियोलॉजी का पार्ट है। और रसायन विज्ञान केमिकली जितनी चीज़ें भी आपकी बनती हैं, केमिस्ट्री भी 3 टाइप से उसको डिफाइन किया गया है। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। मेनली जो हम शुरू करने वाले हैं वो भौतिक विज्ञान है। हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो भौतिक विज्ञान का हम पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले याद रखिए स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान होता क्या है। भौतिक विज्ञान 2 बातों पर निर्भर करता है, या यूं कहें कि द्रव्य और ऊर्जा पे आधारित जितना भी विज्ञान हम पढ़ेंगे वो भौतिक विज्ञान का भाग होगा। किसके बारे में? द्रव्य और ऊर्जा के बारे में हम जो पढ़ेंगे
वो भौतिकी के अंतर्गत आएगा। विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे स्टार्ट करते हैं, भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम द्रव्य और ऊर्जा के बारे में हम स्टडी करेंगे। ऊर्जा और द्रव्य की जो अनन्य क्रियाएं होती हैं, जो एक दूसरे से रिलेटेड वो रिएक्शनली काम करता है, उन दो के बारे में हम जो स्टडी की जाती है वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। भौतिक विज्ञान देखिए, यहाँ द्रव्य और ऊर्जा यहाँ पे बात हुई है। द्रव्य आप जानते हैं, द्रव्य क्या होता है, जिसमें जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्य मतलब जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसका अपना भार होता है और जिसको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, वो आपका द्रव्य होता है। और ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है। जो ऊर्जा क्या काम करता है, ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब केवल इतना सा नहीं है, इसका एक विस्तृत तरीके से हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब जानेंगे हम कि भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं और उन शाखाओं के आधार पर हम एक एक करके सारी चीज़ें को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है आपके पास भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को जो ब्रांचेज हैं वो मूल रूप से मैंने यहाँ पे 11 डिवाइड की हुई हैं, और जो आपके पास जिस तरीके से ये विभाजित हैं उसी तरीके से हमारा जो ये जनरल साइंस का स्टार्टिंग करेंगे हम भौतिकी के प्रत्येक टॉपिक से अलग अलग। फर्स्ट यांत्रिकी करेंगे, फिर ऊष्मा, फिर ध्वनि, फिर प्रकाश, फिर चुंबकत्व। इस तरीके से हम अपनी स्टडी को भी जारी रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो ब्रांच है भौतिकी की वो बेसिकली हैं, पहली यांत्रिकी, मैकेनिक्स, ऊष्मा, हीट, ध्वनि, साउंड, प्रकाश, लाइट, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, परमाणु और नाभिकीय भौतिकी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, विकिरण भौतिकी, रेडिएशन फिजिक्स और ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इस तरीके से 11 भागों में हम लोगों ने भौतिक विज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और जो आपका ये सीक्वेंस है, इसी तरीके से हमारा ये चलेगा, जनरल साइंस का पेपर चलेगा। स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स, यानी यांत्रिकी से हम शुरू करते हैं। और यांत्रिकी एक अच्छा टॉपिक है। इसके अंतर्गत याद रखिए, यांत्रिकी के अंतर्गत बहुत सारा आपको वो चीज़ मिलेगी जिन बच्चों का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, और वो अगर हमारी जब क्लास यांत्रिकी यानी जब हम स्टार्ट करेंगे यांत्रिकी से, तो उसको वो देख के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स से। चलिए स्टूडेंट, यांत्रिकी का फर्स्ट टॉपिक है मापन पद्धति, मेजरमेंट सिस्टम। सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन बनता है कि क्यों हमें मापन की आवश्यकता हुई। तो देखिए स्टूडेंट, जनरली जो हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं वो मूल रूप से बड़ी चीज़ों को तो वो डिवाइड कर सकती हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कम है, कौन ज़्यादा है। पर अगर समान रूप से, लगभग समान रूप की अगर दो वस्तुएं, दो ऑब्जेक्ट कोई हैं और आपको बोला जाए कि इनमें से कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो वहाँ पे जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर सकती है। और उस चीज़ को कंप्लीटली मेजर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई? मेजरमेंट की। सामान्य तौर पे अगर कोई एक गाय है और एक सपोज दैट माना एक बकरी है छोटी, तो अगर किसी ने पूछा कि बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन है,
तो वहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि गाय बड़ी है और बकरी छोटी है। वहाँ पे तो आप क्लियर आंसर दे पाओगे कि ये, तो वहाँ पे आपको मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। बट अगर समान इक्विलिब्रियम स्टेज इक्वल शेप वाली अगर दो बॉल हैं और उन बॉलों को आपके सामने पे रखा गया है और आपको बोला हुआ है कि बताइए कि इन दोनों गेंदों में कौन सी गेंद बड़ी है, तो वहाँ पे हमें क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। वो दिक्कत ना हो उस चीज़ के लिए विज्ञान में या यांत्रिकी में मापन पद्धति को क्या किया गया है, डेवलप किया गया था। और मापन पद्धति के आधार पर हम किन्हीं भी दो वस्तुएं या किन्हीं भी दो भारों को, किन्हीं भी दो वस्तुओं की लंबाई को हम आसानी के साथ बता सकते हैं। किसके आधार पर? मापन पद्धति के आधार पर। फ्रेंड, मापन पद्धति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मात्रक का। अब मात्रक होता क्या है? मात्रक होता है किन्हीं भी समान वस्तुओं के लिए, या यूँ कहें कि किन्हीं भी दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए उनके मापन की इकाई भी, यानी उनका मात्रक भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। जैसे अगर भार है, किसी वस्तु का भार है, तो किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान है तो उसको हम केजी में लेंगे। किसी वस्तु की अगर हम लंबाई को मेजर कर रहे हैं तो उसको हम मीटर में लेंगे। तो याद रखिए, मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है किसी भी राशि को मापने के लिए उसी राशि की मात्रा, यानी मात्रा को मेजर करने के लिए मात्रक का प्रयोग किया जाता है। अब याद रखिए, मात्रक में दो बातें आपको आनी चाहिए। एक तो क्या उसकी इकाई है, यानी क्या मात्रक है, और दूसरा कितना है, क्वांटिटी उसकी होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा कि कोई छड़ है 3 मीटर की, तो यहाँ पे मीटर तो हो गया आपका लंबाई का, यानी लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, और लेंथ जो मीटर है उसका कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है, जो वो आपने रॉड ले किया वो 3 टाइम है किसी भी मीटर का। तो यहाँ मात्रक को मेजरमेंट करने के लिए एक तो क्वांटिटी आ गई और एक उसकी जो यूनिट को जिसमें रिप्रेजेंट किया है वो बात आ गई। तो इसको मात्रक, अब देखिए मात्रक को एक तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है जिसको हम कहते हैं SI, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के बेस पे क्यों इंटरनेशनल सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई? सपोज दैट हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में अगर किसी को हम मेजरमेंट करते हैं, सपोज दैट 1 kg, और अगर कहीं बाहर अगर मैं अमेरिका या कहीं और जाता हूँ, वहाँ कुछ और होता है, तो उनके मेजरमेंट में क्या आएगी? प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है कि सारी दुनिया में एक ही उसकी क्या होगी? यूनिट होगी, सिमिलर यूनिट होगी। और यूनिट को भी देखिए, यूनिट को भी कितने तरीके से, 7 तो आपको फंडामेंटल यूनिट रखी हुई हैं जिनको हम मूल मात्रक कहते हैं, और आपके पास 2 सप्लीमेंट्री यानी पूरक मात्रक होते हैं। पूरक राशियां कितनी होती हैं? 2, और मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। अब हम उनके बारे में बात करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट पे हम जाते हैं। देखिए मैंने कहा था इंटरनेशनल सिस्टम, देखिए क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम में कि ऐसे अगर हम अलग अलग प्रत्येक वस्तु का या प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से उसका मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो दुनिया में पता नहीं लाखों की मात्रा में क्या हो जाएगा, उनके यूनिट हो जाएंगे और उनको याद रख पाना बड़ा कठिन होगा। तो उस क्रम को तोड़ते हुए SI यानी इंटरनेशनल सिस्टम में क्या किया गया कि फंडामेंटल यूनिट मानी गई। फंडामेंटल यूनिट यानी 7 ऐसी फंडामेंटल यूनिट हैं जिनके बेस पे ही सारा का सारा जितने भी दुनिया में कोई भी वस्तु है या कोई भी भार है या किसी भी टाइम को या किसी भी चीज़ को अगर मेजर करना होगा तो वो फंडामेंटल यूनिट के बेस पे ही
आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मूल मात्रक होते हैं कितने, 7। कौन कौन से होते हैं, लंबाई यानी लेंथ, द्रव्यमान मास, समय टाइम, ताप टेम्परेचर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा। 7 तो आपके पास मूल राशियां हो गई। इसी तरीके से लंबाई का जो मात्रक होता है किसमें, फंडामेंटल यूनिट जो है लेंथ का हो गया मीटर, मास का हो गया किलोग्राम, टाइम का हो गया सेकेंड, टेम्परेचर का हो गया केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का हो गया एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो गया कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो गया मोल। याद रखिए स्टूडेंट, 1971 से पहले यानी इंटरनेशनल सिस्टम में केवल 6 ही आपके पास क्वांटिटीज होती थी। 1971 के बाद SI इंटरनेशनल सिस्टम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ऐड किया गया है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को फंडामेंटल यूनिट में क्या किया गया, शामिल किया गया है। और फंडामेंटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, याद रखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल है। ये बात ध्यान रखिए, 1971 से पहले केवल और केवल 6 आपके पास फंडामेंटल यूनिट थी। 1971 के बाद आपके पास कितना हो गया, 7 फंडामेंटल यूनिट हो गए। याद रखिए, ये तो आपके पास फंडामेंटल यूनिट थी। अब इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। 2 क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, यानी एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल को मेजरमेंट करते हैं किसमें, रेडियन में, और सॉलिड एंगल का मेजरमेंट होता है स्टेरेडियन में। अभी मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ। देखिए पूरक मात्रक क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट 2 होते हैं। एक तो तलीय कोण, सिंपल एंगल, जिसका आपके पास यूनिट है रेडियन और RD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है घन कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन और SRD से इसको नोट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी। याद रखिए, हम 1 बाय 1 टॉपिक इसमें करेंगे और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर वीडियो को देखें और पॉइंट नोट करते चलें। और इसमें कंप्लीट, मैं बता रहा हूँ, इसमें हम कंप्लीट सिलेबस आपको करवाएंगे। और